स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर, जहां हर कहानी सच्चाई डर के बीच की वो रेखा मिटा देती है जिसे हम पार नहीं करना चाहते। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। घड़ी की सुई रात के ठीक 3:33 पर रुक गई थी। खिड़की के बाहर हवा नहीं चल रही थी, मगर पर्दे यूं फड़फड़ा रहे थे जैसे किसी ने उन्हें छूकर गुजरने की कोशिश की हो। कमरे में सन्नाटा ऐसा था कि माया की धीमी सांसें भी किसी अनदेखे कानों में गूंज रही थीं। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। माथे पर पसीने की बूंदें ठंडी लग रही थीं, लेकिन कमरे का तापमान जैसे अचानक गिर गया हो। दीवार घड़ी अब भी 3:30 पर ही अटकी हुई थी। फिर वही सपना। माया बुदबुदाई। इस बार वो और डरावना था। कुएं के पास एक औरत खड़ी थी। लंबे उलझे बाल, सफेद साड़ी जो मिट्टी में घुली हुई थी, और पैरों की जगह कुछ नहीं, बस हवा में झूलती छाया। उस औरत की आंखें नहीं थीं, बस 2 गहरे काले गड्ढे, और हर बार की तरह वो माया को बस घूरती रही। कोई आवाज नहीं, कोई हरकत नहीं। लेकिन जब माया ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया, वो कुएं में छलांग लगा गई, जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। माया चिल्लाई, रुको! और उसी वक्त उसकी नींद टूटी। माया पेशे से पत्रकार थी, एक सच्चाई खोजने वाली जिद्दी रिपोर्टर, जो शहर की चकाचौंध से हटकर उन जगहों की कहानियां खोजती थी जिनके बारे में लोग बात करने से भी डरते हैं। ये सपना पिछले 5 दिनों से लगातार उसे सता रहा था। हर बार वही कुआं, वही औरत, वही घूरती आंखें। उसने टेबल लैंप जलाया और फिर अपनी डायरी निकाली। आज की तारीख के नीचे उसने लिखा, सपना 5वीं बार आया। कुआं साफ दिखा। औरत की शक्ल पहले से ज्यादा डरावनी थी। क्यों बार बार यही सपना? सुबह होते ही माया ने तय कर लिया था कि अब वो इस सपने की वजह जाने बिना चैन से नहीं बैठेगी। उसने इंटरनेट खंगाला, पुराने कुओं की कहानियां, पिशाचनी, सपनों में कुएं देखना, पर कोई सीधा जवाब नहीं मिला। तभी उसे अपने बचपन के गांव धोबी घाट की याद आई। वह गांव जहां उसका जन्म हुआ था, मगर जो उसने 10 साल की उम्र में छोड़ दिया था जब उसकी मां की अचानक मौत हो गई थी। क्या यह सपना उस गांव से जुड़ा हो सकता है? उसने खुद से पूछा। माया ने बिना देर किए एक बैग में जरूरी सामान डाला, लैपटॉप, कैमरा, कुछ कागज और अपनी डायरी। अगले दिन की पहली ट्रेन से वह निकल पड़ी धोबी घाट की ओर, एक ऐसी जगह जिसे उसने सालों से भुलाने की कोशिश की थी। लेकिन अब अतीत खुद उसका पीछा कर रहा था। ट्रेन की खिड़की से बाहर दिखता धुंधलका, जैसे धीरे धीरे समय को पीछे की तरफ खींच रहा था। खेत, नदी, छोटे स्टेशन, और अंत में धोबी घाट। स्टेशन सुनसान था। सिर्फ एक बूढ़ा कुली बैठा था, जो शायद घंटों से किसी यात्री का इंतजार कर रहा था। बिटिया माया, बूढ़ा उठते हुए बोला, तुम तो बहुत साल बाद लौटी हो। माया ने चौंक कर देखा। आप मुझे जानते हैं? तेरी मां की मौत वाले दिन तुझे मैं ही गाड़ी में बिठा के भेजा था। सब कुछ याद है? उसके शब्दों में अजीब ठहराव था। गांव वैसे का वैसा था, बस अब और जर्जर और शांत, जैसे हर दीवार ने कुछ सहा हो। माया सीधे अपने पुराने घर पहुंची, जहां अब ताला लगा था। लेकिन एक पड़ोसी बूढ़ी औरत ने उसे पहचान लिया। तू ही है ना, सावित्री की बिटिया? वो उसे चाय पर बुला ले गई। नाम था काकी बाई। बहुत बातें हुई, गांव की, पुराने जमाने की, उसकी मां की। तभी माया ने पूछा, काकी, यहां कोई पुराना कुआं था ना, स्कूल की तरफ? काकी बाई के हाथ से चाय का कप लगभग छूट गया। उसकी आंखों में डर उतर आया। उस कुएं का नाम मत ले बिटिया, वहां अब स्कूल बनने वाला है। लेकिन वो जमीन तो खून पीती है। माया सिहर गई। क्या मतलब? काकी बाई ने धीरे से बताया, वो कुआं 100 साल से बंद पड़ा है। कहते हैं उसमें एक औरत को जिंदा गाड़ा गया था। पिशाचनी थी, गांव वालों के बच्चे चुरा लेती थी। सबने मिलकर उसे कुएं में डाल दिया। लेकिन मरते वक्त उसने कहा था, मैं लौटूंगी जब कोई मेरे नाम को दोहराएगा। उसका नाम क्या था? माया ने कांपती आवाज में पूछा। काकी बाई के होंठ हिले, मगर आवाज नहीं निकली। बस इतना बोली, उसका नाम भूल जाना ही बेहतर है। रात को माया ने फिर वही सपना देखा। इस बार वो खुद कुएं के पास खड़ी थी, और उस औरत ने पहली बार माया से कुछ कहा। तू लौट आई माया। सपना यहीं नहीं रुका,
औरत की आंखों से काला धुआं निकला और माया की ओर बढ़ा। वो चिल्लाई, मगर इस बार आंखें नहीं खुली। वो जागी, कुएं के ठीक पास मिट्टी पर लेटी हुई, और उसके सामने वही पुराना पत्थरों से भरा कुआं। माया की आंखें खुलीं तो धूप उसकी पलकों को चीरती सी भीतर घुस रही थी। शरीर थका हुआ था, कपड़े गीले और मैले हो चुके थे, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, वो कुएं के पास थी, वही पुराना पत्थरों से भरा कुआं जो गांव वालों के अनुसार श्रापित था। मैं यहां कैसे पहुंची? उसने बुदबुदाकर कहा। मैं तो रात को काकी के घर पर सोई थी। उसने जल्दी से अपने बैग की तरफ देखा। कैमरा सही सलामत था, मगर उसकी डायरी मिट्टी से सनी हुई थी और उसमें कोई नया पन्ना जुड़ा था। उस पन्ने पर सिर्फ 2 शब्द थे, लहू मांगेगा। माया ने फौरन अपने कपड़े झाड़े और गांव की ओर भागी। रास्ते में लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे किसी पापिनी को देखा हो। काकी बाई ने दरवाजा खोला, मगर जब माया ने पूछा कि रात को क्या हुआ, तो काकी की आंखों में सन्नाटा उतर गया। तू रात को अपने कमरे में थी, मगर सुबह वो दरवाजा खुला मिला और तेरे बिस्तर पर कोई नहीं था। माया को झटका लगा, तो मैं खुद ब खुद कुएं तक चली गई। कैसे? क्यों? गांव के मुखिया हरिहर दादा से मिलना अब जरूरी हो गया था। गांव में माना जाता था कि अगर किसी को पुराने रहस्यों के बारे में कुछ पता हो सकता है तो वो वही थे। उम्र लगभग 80 के पार, मगर दिमाग आज भी वैसा ही तेज। माया उनके घर गई। दरवाजा चरमराया और सामने आए एक बुजुर्ग, आंखें गहरी, सफेद दाढ़ी और माथे पर लाल तिलक। तू सावित्री की बेटी है? जी, मैं माया हूं। हरिहर दादा ने बिना कुछ कहे उसे भीतर बुला लिया। तूने जिस कुएं की बात की, वो सिर्फ कुआं नहीं था, वो एक कैद था। औरत को मारकर डाला नहीं गया था, उसे बांधा गया था। किसे? जिसका नाम लेने से जुबान जलती है, तामसी। माया को झटका लगा। तामसी? हरिहर दादा ने कहा। हाँ, वो इंसान नहीं थी, वो अर्ध पिशाचिनी थी। कुछ कहते हैं वो तांत्रिकों की बेटी थी, कुछ कहते हैं राक्षसी का अवतार, लेकिन जो भी उसे देखता उसका खून सूख जाता। एक समय था जब गांव में हर रात कोई बच्चा गायब हो जाता था, तो उसे मारकर कुएं में क्यों फेंका? उसे मारा नहीं जा सकता था। उसकी आत्मा को बांधने के लिए गांव के चारों तरफ तांत्रिक मंत्रों से 4 खंभे गाड़े गए थे और फिर उसे कुएं में डालकर ऊपर लोहे और राख के पत्थरों से बंद किया गया। लेकिन हरिहर दादा की आंखों में डर झलक आया। अब वो कुआं खुल गया है माया, और तू उसकी पहचान है। मेरी पहचान? मतलब? तू सावित्री की बेटी है, और सावित्री वही औरत थी जिसने उस रात तामसी को कुएं में बांधते हुए आखिरी मंत्र पढ़ा था। उसने उस पिशाचिनी की शक्ति को रोका था। माया सन्न रह गई। मेरी माँ? लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसे ये राज छुपाना था। लेकिन अब वो तामसी तुझे देख चुकी है, और ये सपना नहीं है माया, ये एक संकेत है। माया के जहन में फिर वही सपना घूमने लगा। काले गड्ढे जैसी आंखें, कुएं से उठती आवाजें, और फिर खुद को कुएं के पास पाना। गांव में अब अजीब घटनाएं शुरू हो गई थीं। एक बच्चा खो गया, पंकज, जो स्कूल की नींव के पास खेल रहा था। लोग कहते हैं एक औरत ने उसे बुलाया, सफेद साड़ी में, बिना पांव के। माया तुरंत उस जगह पहुंची जहां खुदाई चल रही थी। मिट्टी में खुदाई करते हुए मजदूरों ने एक पत्थर हटाया था, जिसके नीचे से काले धुएं का एक गुब्बार निकला था। उसके बाद से 3 मजदूर बीमार पड़े, एक पागल हो गया। माया ने खुदाई स्थल के चारों ओर कैमरा लगाया। रात को रिकॉर्डिंग देखने पर उसे कुछ दिखा, एक परछाई जो दीवार पर चढ़कर चलती है, उल्टी दिशा में, और उसका चेहरा नहीं दिखता। वो कांप गई। तभी एक और घटना हुई। काकी बाई की बकरी आधी कटी हुई पाई गई और उसकी आंखें गायब थीं। हरिहर दादा ने माया को एक पुरानी किताब दी, तामसी तंत्र। उसमें तामसी की सारी शक्तियों, शाप और मंत्रों का जिक्र था। एक पन्ना खास था, उसमें लिखा था, जब 5वां सपना आए और चांद लाल हो जाए, तब वह पूर्ण रूप में लौटेगी, और वही होगा प्रथम बलि। माया को याद आया, उसे अब तक 5 सपने आ चुके हैं। रात को गांव के मंदिर में घंटे अपने आप बजने लगे।
कुएं से धुआं उठा और दूर स्कूल की जमीन से एक मासूम आवाज आई, मम्मी मुझे घर जाना है। माया भागी उस तरफ, लेकिन वहां कोई बच्चा नहीं था। बस एक आवाज हवा में गूंज रही थी और उस पर एक कागज उड़ा जो उसके पैरों में आ गिरा। उस पर लिखा था, माया अगली बारी तेरी है। रात की हवा में अजीब सी गंध थी, सीलन, राख और लोहे की मिली जुली महक। ऐसा लगता था मानो जमीन के नीचे कोई पुराना जख्म फिर से खुल गया हो। माया ने उस उड़ते हुए कागज को हाथ में लिया और गौर से देखा। उस पर स्याही नहीं बल्कि सूखे खून से लिखा गया था, माया अगली बारी तेरी है। ये शब्द उसके दिल की धड़कन को जैसे थाम लेते थे। वह जानती थी कि अब वो सिर्फ देखने वाली नहीं रही बल्कि खेल का हिस्सा बन चुकी है। माया उसी रात हरिहर दादा के पास गई और सब कुछ बताया। हरिहर दादा ने लंबी सांस ली और अलमारी से एक लकड़ी का डिब्बा निकाला। अब समय आ गया है कि तू सच में देखे क्या छुपाया गया था। डिब्बे के भीतर एक पीले पड़े कागज का टुकड़ा था, एक पुराना नक्शा। उस पर गांव की सीमाएं बनी थीं, लेकिन उसके नीचे कुछ और था, एक भूमिगत सुरंगों का जाल। ये क्या है? माया ने पूछा। गांव के नीचे एक भूल भुलैया है, दादा बोले। जहां तामसी को बांधने से पहले उसे रखा गया था, वहां उसकी असली शक्ति है, उसकी आत्मा का स्रोत। अगर तुझे सच में यह सिलसिला खत्म करना है तो तुझे वहां जाना होगा। माया ने नक्शे को झूम करके देखा। एक चिन्ह बार बार दोहराया गया था, एक वृत्त के अंदर त्रिकोण और त्रिकोण में आंख। हरिहर दादा बोले, ये चिन्ह तामसी का है। जहां भी ये चिन्ह दिखे वहां सावधानी बरतनी चाहिए। माया जान चुकी थी कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। अगले दिन वो खुदाई स्थल पर पहुंची और नक्शे के हिसाब से जमीन को तलाशने लगी। पुराने कुएं के ठीक पश्चिम में जमीन का एक हिस्सा अजीब ढंग से ढंसा हुआ था। मजदूर अब डर के कारण उस इलाके में काम नहीं करते थे। माया ने खुदाई के लिए कुछ स्थानीय युवकों को मनाया, थोड़े पैसे और साहस के साथ। खुदाई में एक बड़ा पत्थर मिला, उस पर वही आंख वाला चिन्ह बना था। जैसे ही उसे हटाया गया, जमीन के नीचे एक गुफा जैसी जगह खुली। सीढ़ियां थीं, लोहे की, मगर आधी टूटी हुई। नीचे से ठंडी हवा आ रही थी और वो बदबू, जैसे कोई चीज सदियों से सड़ रही हो। माया ने टॉर्च जलाई, कैमरा ऑन किया और नीचे उतरना शुरू किया। हर कदम के साथ अंधेरा और भारी हो गया। दीवारों पर कुछ चित्र बने थे। इंसानों के मुंह पर कपड़ा बंधा था और उन्हें बलि की तरह कुएं की तरफ घसीटा जा रहा था। क्या ये सच में हुआ था? माया ने खुद से पूछा। अचानक उसे एक चुपचाप सांस लेने की आवाज आई, जैसे कोई और भी वहां मौजूद हो। वो मुड़ी, मगर वहां कोई नहीं था। गुफा का रास्ता अब दो हिस्सों में बंट रहा था। नक्शे के अनुसार बाईं तरफ एक कमरा था, तामसी का साधना स्थल। माया ने वही रास्ता चुना। कमरा बड़ा था, गोलाकार। चारों दीवारों पर मंत्रों से भरे तांत्रिक चित्र और शवों की आकृतियां बनी थीं। बीच में एक चबूतरा, उस पर एक कांच का गोल पात्र। पात्र के अंदर एक चीज थी, एक आंख, असली, और वो माया को घूर रही थी। जैसे ही माया ने कैमरा उठाया उस आंख की तस्वीर लेने के लिए, कमरे की सारी दीवारों पर लकीरें चलने लगीं, जैसे खून बह रहा हो। एक जोरदार आवाज आई, मुझे पहचान लिया तूने, अब लौटना नहीं होगा। माया की टॉर्च बुझ गई। उसने फौरन बैग से दूसरी टॉर्च निकाली और जैसे ही रोशनी जली, दीवार पर अब एक चेहरा उभर आया था। वही तामसी का चेहरा। माया डरते डरते बाहर की ओर दौड़ी, मगर गलियों में अब रास्ते बदल चुके थे। नक्शा हाथ में था, मगर गुफा जैसे खुद को बदल रही थी। भूल भुलैया अब जिंदा थी। हर कोने से कुछ फुसफुसाने की आवाजें, रोते हुए बच्चों की चीखें और किसी के पंजों की खड़खड़ाहट सुनाई देने लगी। वो दौड़ती गई और अंत में एक लोहे के दरवाजे तक पहुंची, जिस पर खून से लिखा था, अब बचना नहीं माया। लेकिन तभी नक्शे की आखिरी रेखा में एक छुपा हुआ निशान दिखा, एक शुद्ध स्थान जिसे शून्य मंडल कहा गया था, जहां तामसी की शक्ति काम नहीं करती। माया ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। वहां एक छोटा सा कमरा था, 4 दियों से रोशन, और बीच में एक पुराना ताम्रपत्र। ताम्रपत्र पर लिखा था, जिसने उसका नाम पुकारा है
वही उसे मिटा सकता है, पर उसे देना होगा एक बलिदान। माया बाहर निकल आई, किसी तरह ऊपर वापस पहुंची। गांव अब पहले से भी ज्यादा डर में था। 2 बच्चे और गायब हो चुके थे। माया जान चुकी थी, अगली बार अगर तामसी आई तो वो पूरी तरह लौटेगी और तब कोई नहीं बचेगा। गांव की हवा बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ ठंडी नहीं, भारी और घुटन भरी लगती थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने आसमान को कसकर पकड़ा हुआ हो। माया को हर रात सपने आ रहे थे और हर सपना पहले से ज्यादा डरावना। 5वां सपना सबसे भयानक उसी रात आया। उसने खुद को एक काले कमरे में देखा। सामने एक आईना था, मगर आईने में माया की जगह एक और चेहरा दिख रहा था। वो चेहरा माया जैसा ही था, मगर आंखें लाल थीं, मुस्कान भयानक और जुबान काली। आईने में उस परछाई ने धीरे से कहा, मैं तामसी नहीं, तू खुद है। माया चीख कर उठी। उसका बदन पसीने से भीगा था, नाखून गहरे गड़े हुए थे तकिए में और चादर पर खून के छींटे थे। उसने खुद को शीशे में देखा। माथे पर कुछ उभरा था, एक त्रिकोण और बीच में आंख, वही चिन्ह जो नक्शे में तामसी का प्रतीक था। नहीं नहीं, माया खुद से कहती रही, मैं माया हूं, मैं वो नहीं हूं। लेकिन भीतर एक दूसरी आवाज कह रही थी, तू ही वो है। हरिहर दादा के पास माया भागी। उसने अपनी हालत, निशान और सपने सब बताए। दादा ने उसकी ओर देखा और गहरी सांस लेकर कहा, माया, अब सच तुझसे नहीं छुपाया जा सकता। तेरी मां सावित्री, वो सिर्फ तामसी को बांधने वाली नहीं थी, वो तामसी की बहन थी। माया जैसे बर्फ में तब्दील हो गई। क्या वो दोनों जुड़वां थीं, मगर एक को उजाले की और दूसरी को अंधेरे की शक्ति मिली। जब तामसी ने पिशाचिनी तंत्र सीखा, तेरी मां ने उसका विरोध किया और आखिरकार उसे कुएं में बंद करने में कामयाब रही। तो मैं कौन हूं? माया कांपते हुए बोली, तू दोनों का अंश है, उजाले और अंधेरे दोनों का मेल। तुझ में वही शक्ति है जो तामसी को दोबारा जन्म दे सकती है या हमेशा के लिए मिटा सकती है। इसलिए वो मुझे सपनों में दिख रही है। माया बुदबुदाई, क्योंकि उसकी आत्मा अब तेरे भीतर है और उसका पुनर्जन्म तुझसे होगा। गांव के स्कूल में उस दिन कुछ अजीब हुआ। कक्षा के बोर्ड पर अचानक खून से लिखा गया, आज पुनर्जन्म होगा। बच्चों ने देखा और डर से चीखने लगे। गांव वालों ने स्कूल को बंद कर दिया और अब सबने माया पर शक करना शुरू कर दिया। कुछ औरतें तो ये तक कहने लगीं, ये लड़की ही तामसी है, इसे बाहर निकालो। माया अब खुद से डरने लगी थी। वो तामसी की डायरी पढ़ रही थी जो उसे सुरंग से मिली थी। हर पन्ने में एक ही बात बार बार लिखी थी, मुझे जिंदा मत गाड़ो, मैं लौटूंगी अपनी ही बेटी के रूप में। माया ने अब खुद से सवाल करना शुरू कर दिया, क्या मैं तामसी का पुनर्जन्म हूं? क्या मेरे अंदर उसका खून है? रात को गांव के मंदिर में घंटियां अपने आप बजने लगीं और कुएं के पास देखा गया एक और दृश्य। सफेद साड़ी में औरत हवा में तैरती हुई, जिसकी आंखें नहीं थीं। उसने सिर्फ एक शब्द कहा, माया, और अगली सुबह कुएं के पास एक और शव मिला, हरिहर दादा की लाश। माया टूट चुकी थी। वो जान चुकी थी कि अब या तो वो तामसी के पुनर्जन्म का साधन बनकर गांव को नरक बना देगी या खुद को खत्म करके इस चक्र को तोड़ेगी। लेकिन तभी उसे याद आया ताम्रपत्र, जो गुफा के भीतर रखा था। जिसने उसका नाम पुकारा है वही उसे मिटा सकता है, पर उसे देना होगा एक बलिदान। अब माया के पास 2 रास्ते थे, या तो खुद को तामसी में बदलने देना या उसका बलिदान बनकर उसे खत्म करना। उसने फैसला किया, वो कुएं में वापस जाएगी। अगली रात पूरे गांव में अंधेरा छा गया। आकाश में चांद लाल था, जैसा किताब में लिखा था, पूर्ण तामसी चंद्र। माया ने सफेद कपड़े पहने, हाथ में ताम्रपत्र लिया और अकेले कुएं की ओर चल पड़ी। कुएं के पास पहुंचते ही धुआं उठा और जमीन कांपने लगी। माया ने जोर से कहा, तामसी, मैं तेरा अंत करने आई हूं। आकाश में बिजली गिरी और कुएं से निकली एक आकृति, लंबे बाल, उल्टे पांव और आंखें जैसे 2 जलती आग के गोले। तू मुझे मार नहीं सकती, क्योंकि तू खुद मैं है। माया ने ताम्रपत्र को अपने खून से सींचा और मंत्र पढ़ना शुरू किया।
AUM काल्याय तामसी स्वाहा। जैसे जैसे मंत्र तेज हुआ, तामसी चीखने लगी। आसमान में भयंकर तूफान उठा, कुएं से लपटें उठीं और माया ने खुद को उस गड्ढे की ओर धकेल दिया, एक अंतिम बलिदान के रूप में। एक तेज रोशनी फैली, फिर सब शांत हो गया। गांव वालों ने दौड़कर देखा, कुआं अब सिर्फ राख से भरा था। माया का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन मंदिर की घंटी अब कभी नहीं बजी और तामसी का नाम अब सिर्फ एक दहशत की कहानी बन गया। 10 साल बाद धूप में नहाया गांव अब बिल्कुल अलग लगता था। कुएं को सीमेंट से बंद कर दिया गया था, उसके चारों ओर 4 लोहे की जंजीरें लगाई गई थीं। लोग अब उस रास्ते से भी नहीं गुजरते थे। मंदिर फिर से बना, स्कूल शुरू हुआ और खेतों में फसलें लहलहाने लगीं। मगर कुछ चेहरों की आंखों में अब भी अधूरी नींद बसी थी। उन्हीं दिनों एक नई लड़की गांव में आई, लंबा घूंघट, किताबों से भरा बैग और आंखों में गहरा सूनापन। उसका नाम था मीरा। मीरा ने खुद को शहर से आई एक शिक्षक बताया। वो गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहती थी। उसकी वाणी शांत थी, चाल धीमी और मुस्कान जैसे किसी गहरे दर्द से गुजरकर बनी हो। स्कूल के मुख्याध्यापक ने उसे तुरंत नियुक्त कर लिया। गांव वालों ने भी उसका स्वागत किया, मगर एक बुजुर्ग औरत सुलोचना ने जब मीरा को देखा तो कांप गई। उसने धीरे से कहा, ये माया है। मीरा के आने के बाद गांव में अजीब घटनाएं दोबारा शुरू हो गईं। एक बच्चा जो स्कूल में सबसे होशियार था, अचानक पढ़ना भूल गया। मंदिर की मूर्ति पर लाल सिंदूर की जगह काला रंग उभरने लगा। और सबसे अजीब, एक रात कुएं के पास किसी औरत की हंसी सुनाई दी। मीरा हर बार कहती, ये सिर्फ वहम है, मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहती। मगर उसका चेहरा कुछ लोगों को बार बार माया की याद दिलाता। एक दिन स्कूल में मीरा ने बच्चों को एक कहानी सुनाई। एक औरत जो अपने ही खून से जन्मी और जिसने अंधेरे को जलाया। बच्चों ने कहानी सुनी, मगर एक लड़की बुलबुल रोने लगी। दीदी, आपने जो कहा वो तो मेरे सपने में आया था। मीरा रुक गई। क्या देखा तुमने? उसने पूछा। एक औरत कुएं में गिर रही थी और उसकी आंखों से आग निकल रही थी। मीरा ने चुपचाप किताब बंद की और कहा, बस कहानी थी, कुछ नहीं। मगर उसकी आंखों में एक अजीब चमक आ गई थी। उधर सुलोचना ने गांव के पुजारी से मीरा के बारे में बात की। पुजारी ने कहा, अगर ये माया है तो उसका वापस आना तामसी के चक्र की वापसी है। उसे रोका नहीं गया तो वो वाक्य अधूरा रह गया, क्योंकि उसी रात मंदिर की मूर्ति अपने आप फट गई और अगली सुबह गांव के कुएं के पास 2 बकरियों की कटी गर्दनें मिली। उनके खून से लिखा गया था, मैं फिर लौट आई हूं। मीरा को बुलाया गया। गांव के पंचों ने उससे सवाल पूछे, तू कौन है? तूने सच क्यों छिपाया? मीरा सिर्फ मुस्कुराई। मैं मीरा हूं, लेकिन मैं माया भी हूं और मैं तामसी नहीं हूं। मैं उसका अंत करने लौटी हूं। अभी एक काम बाकी है और फिर सब खत्म हो जाएगा। उस रात मीरा ने ताम्रपत्र को निकाला जो वो अपने साथ शहर से लाई थी। उसने अपने कमरे में दिए जलाए, मंत्र बोले और आखिरी बार कुएं की ओर गई। कुएं पर पहुंचकर उसने जोर से कहा, मैं आई हूं तामसी, अब या तो तू जाएगी या मैं। अचानक जमीन फटी, हवा कांपी और कुएं से धुआं उठा। उसी धुएं से निकली एक आकृति। तामसी फिर लौट आई थी। तू मुझसे छुटकारा नहीं पा सकती माया। तामसी की आवाज हवा में गूंजी, क्योंकि मैं अब तेरे भीतर ही हूं। मीरा ने ताम्रपत्र को हाथ में लिया और जोर से कहा, AUM अपराजिताय स्वाहा। धुएं से आग निकली। मीरा का शरीर चमक उठा, जैसे अब वो खुद कोई रक्षक बन चुकी थी। और तामसी चिल्लाने लगी। गांव में बिजली गिरी, मंदिर में शंख अपने आप बजने लगे और कुएं के चारों ओर रोशनी का घेरा बन गया। मीरा ने आगे बढ़कर कहा, इस बार कोई बलिदान नहीं, इस बार न्याय। तामसी ने आखिरी बार एक चीख मारी और अंधेरे के साथ फट गई। अब कुआं सिर्फ एक गड्ढा था, खाली और शांत। मीरा वापस लौटी। गांव वालों ने अब उसकी सच्चाई को स्वीकार किया। माया अब मीरा बन चुकी थी और तामसी अब सिर्फ एक दहशत की कहानी।
मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 15 साल बीत चुके थे। गांव अब बदला बदला सा था। मोबाइल टावर लग गए थे, कुछ घर पक्के हो गए थे और स्कूल में अब स्मार्ट क्लास चलती थी। मगर पुराना कुआं अब भी सीमेंट और लोहे की दीवारों से घिरा हुआ चुपचाप खड़ा था, जैसे उसे अब भी किसी के लौटने का इंतजार हो। मीरा, जो अब सबकी प्रिय अध्यापिका थी, स्कूल की प्रिंसिपल बन चुकी थी। वो अब भी वही कहानियां सुनाती थी, लेकिन अब उनमें डर की जगह सावधानियां होती थीं। इसी स्कूल में पढ़ता था एक होशियार बच्चा, यश। वो 10वीं कक्षा में था, शांत, समझदार, मगर अकेला। यश को इतिहास में गहरी रुचि थी। वो अक्सर गांव की पुरानी जगहों पर अकेले जाता, तस्वीरें खींचता और कहानियां नोट करता। एक दिन स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए वो उस पुराने कुएं के पास पहुंचा, जहां अब घास और दीवारों के बीच खामोशी फैली थी। वो दीवार के पास बैठा ही था कि उसकी नजर एक पत्थर के टुकड़े पर गई। वो काला था, चमकदार, और उस पर कुछ लिखा था, मृत्यु के पार जो दिखे उसका नाम कभी मत पुकारो। यश ने उस पत्थर को उठाया, ध्यान से देखा और बैग में रख लिया। उसी रात उसे सपना आया। वो खुद को एक गुफा में देखता है और सामने एक औरत खड़ी है, सफेद कपड़े, काले बाल और उसकी पीठ यश की तरफ। और जब वो मुड़ती है, उसका चेहरा मीरा जैसा था, लेकिन आंखें तामसी की थीं। यश, वो कहती है, तू ही वो है जिसे मैंने चुना है। यश की नींद टूट गई। वो पसीने से भीगा था, हाथों की उंगलियां जकड़ गई थीं और वो पत्थर अब बैग में चमक रहा था। सुबह स्कूल में वो चुपचाप रहा, लेकिन कुछ अजीब बातें शुरू हो गईं। एक लड़की ने क्लास में बताया कि उसने एक काली परछाई यश के पीछे देखी थी। स्कूल के बोर्ड पर लिखा मिला, जाग तामसी, तेरे वारिस ने तुझे पुकारा है। मीरा ने जैसे ही वो लिखा देखा, उसके होश उड़ गए। मीरा ने तुरंत यश को अपने पास बुलाया। तुमने कुछ किया क्या हाल में? यश ने पहले कुछ नहीं कहा, फिर पत्थर दिखाया। मीरा ने जैसे ही उसे देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तुमने उसे छू लिया? यश ने कहा, यह तो बस एक पत्थर है। नहीं, मीरा चिल्लाई, ये पत्थर तामसी की आत्मा का अंश है। उसे गाड़ा गया था, लेकिन अब तुमने उसे छेड़ दिया। उस रात गांव में हवा फिर से बदल गई। पुराने पीपल के पेड़ से साया झूलता दिखा। मंदिर की घंटियां बिना हवा के बजने लगीं और स्कूल की छत पर एक औरत सफेद साड़ी में उल्टे पांवों के साथ चलती दिखी। मीरा समझ गई, तामसी की आत्मा अब यश को अपना माध्यम बना रही है। तामसी की चीख गांव के हर कोने में गूंजी। फिर एक गहरा सन्नाटा फैल गया। मीरा ने थक कर आंखें बंद कर लीं। अब यह सच में खत्म हुआ, उसने बुदबुदाया। यश शांत था, मगर उसकी आंखों में एक बात साफ थी, वो अब वही बच्चा नहीं रहा था। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, डरावनी लगी या कुछ नया महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।